हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम 6th सेम का सब्जेक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट का फर्स्ट चैप्टर। दिस इज़ अबाउट द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट एक्चुअली में होता क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे आसपास जो सराउंडिंग्स होती हैं ना, जिन चीज़ों का इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हमारी इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स विच हैव इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब जो भी फैक्टर्स, चाहे वो एक्सटर्नली हैं या इंटरनली हैं, हमारे बिजनेस के काम पर जो है इफ़ेक्ट डालेंगे, वो सारे बिजनेस इन्वायरमेंट में आते हैं। इट रेफर्स टू दोज आस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज एंड सिचुएशंस ऑफ द बिजनेस यूनिट्स दैट अफेक्ट इट्स एक्टिविटीज़। ये वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जो हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग पर और एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट डालती हैं। ओके, इसके बाद आप लोग छोटी सी एक डेफिनेशन याद कर लेना कि डेविस की है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड एंड अफेक्ट द बिजनेस। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसा एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल होता है सभी कंडीशंस का जो भी हमारे बिजनेस में चल रही हैं और बाहर चल रही हैं। कोई भी इवेंट हो सकता है, कुछ नया जो है टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर कुछ जो इकोनॉमी में कुछ नया इवेंट चल रहा है। एंड इन्फ्लुएंस का मतलब वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के काम को प्रभावित करेंगे। दैट सराउंड एंड अफेक्ट द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस को घेर के रखते हैं और इसके काम को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हो गया, वो सारे तत्व हो गए जो एक्सटर्नली और इंटरनली हमारे बिजनेस के काम को या फिर फंक्शंस को इफ़ेक्ट करेंगे किसी भी तरीके से। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। किस तरह का कैरेक्टर स्केच होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का। सबसे पहले डायनेमिक का क्या मतलब होता है। डायनेमिक का मतलब होता है कि ये हमेशा चेंज होता रहता है। दैट इज़ कीप ऑन चेंजिंग, रेगुलर बेसिस पे चेंज होगा और एक एक घंटे में, एक एक मिनट में इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। देयर में बी चेंजेस इन कस्टम्स, जिस तरह से कस्टमर के टेस्ट में, प्रेफरेंस में, ठीक, इकोनॉमिक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज हो सकता है एंड टेक्नोलॉजीज़ में चेंज हो सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस इन्वायरमेंट कॉन्टीन्यूसली। इसीलिए हर एक बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि उसकी जो है अपने इन्वायरमेंट के ऊपर एक स्टीक नज़र होनी ज़रूरी है। बिकॉज ये कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है, तो हमारे लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है और कोई भी ऐसा जो है अनसर्टेनिटी भी हो सकती है जो हमारे बिजनेस को ख़राब कर सकती है। कि नेक्स्ट वन इज़ अनसर्टेन का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर जो है हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब एक्चुअल में हम नहीं जान सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में आने वाले जो चेंज है उनकी हम लोग सिर्फ एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये हो सकता है, पर एक्चुअल में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या चेंजेस होंगे। फॉर एग्जांपल, फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंज टेक प्लेस। आईटी सेक्टर, फैशन इंडस्ट्री में कोई चेंज आ जाए, आईटी सेक्टर में अगर कोई चेंज आ जाए, उसके कारण क्या होगा, आपका बिजनेस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से अफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लेक्स मीन्स इसको समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पैक्ट एज इट इज़ गवर्न्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्योंकि हम लोग जो है हमारे बिजनेस के इंटरनल फैक्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन एन मिनट कैन चेंज, एक मिनट में जो चेंज हो सकता है उसका भी हमारे बिजनेस पे एक बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इंटररिलेटेड। बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा इंटररिलेटेड होंगे। मतलब कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारी जो है पॉलिटिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, वो हमारे टेक्नोलॉजी पर भी इफ़ेक्ट करेगा। ओके, और लॉ रेगुलेशंस इफ़ेक्ट हो जाएंगे उसके साथ। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी हो गई और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हो गया, उसके साथ सारे
एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, अ चेंज इन वन फैक्टर जो है अदर फैक्टर में भी चेंज आएगा। अगर एक फैक्टर चेंज हो रहा है तो उसके साथ दूसरा भी होगा ही होगा। उसके बाद आता है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब इन्वायरमेंट जो है बाकी दूसरे जो है कंसेप्ट के साथ रिलेट करता है। इट्स इम्पैक्ट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और कंपनी टू कंपनी। ओके, इसके बिना जो है इन्वायरमेंट का इफेक्ट है वो एक कंट्री में पॉजिटिव हो सकता है, दूसरी कंट्री में नेगेटिव हो सकता है, और एक कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, दूसरी कंपनी के लिए वो नेगेटिव भी हो सकता है। अ चेंज इन इन्वायरमेंट में हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन वन बिजनेस वाइल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अदर बिजनेस। द नेक्स्ट वन इज़ जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट में दोनों तरह की फोर्सेस आती हैं। जर्नल का मतलब होता है वो फोर्सेस, वो सारी फैक्टर्स जो पूरे इकोनॉमी को प्रभावित करेंगी। ठीक है, जैसे लाइक इकोनॉमिक हो गई, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फोर्सेस। उसके बाद आती हैं स्पेशल फोर्सेस। ये एक सिर्फ स्पेशल पर्टिकुलर बिजनेस इन्वायरमेंट को एंटरप्राइज को प्रभावित करती हैं, लाइक इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए एंड कंपटीटर्स हो गए। तो ये हो गए हमारे जनरल फोर्सेस एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। नेक्स्ट वन इज इंटर टेम्पोरल। बिजनेस इन्वायरमेंट इंटर टेम्पोरल कॉन्सेप्ट है, मतलब कि चेंज ओवर टाइम, हमेशा चेंज होता रहेगा, कभी भी परमानेंट नहीं रह सकता। इंटरपोर्टल में फॉर एग्जांपल देखो, प्रेजेंट बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया इज़ टोटली डिफरेंट इट वाज इन पास्ट। अब का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल उल्टा है पास्ट के मुकाबले। नाउ इट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मतलब कि सारे देश जो है इकट्ठे होकर ट्रेड करना शुरू किया है, जब से सारे देशों ने, तब से ये इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। नेक्स्ट वन इज रेगुलेट्स द स्कोप ऑफ बिजनेस। ये इन्वायरमेंट फिक्स करेगा कि हमारे जो बिजनेस है उसका दायरा कितना होगा, कहाँ तक हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट एक्साइज ट्रमेंडियस इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग एंड सक्सेस ऑफ द फर्म। जो भी हमारे बिजनेस की सक्सेस है ना और वर्किंग है, किस पे डिपेंड करेगी, हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगी। ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है कि जो इन्वायरमेंट है वो हमारे बिजनेस के लिए इन पॉजिटिव वे काम कर रहा है और या फिर इन नेगेटिव वे काम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ नीड। इन्वायरमेंट नीड एडिक्वेटेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बाय एंड लार्ज, एक्सटर्नल एज वेल एज अनकंट्रोलेबल्स होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल होते हैं और अनकंट्रोलेबल भी होते हैं। सच द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड कहाँ पे करती है, एबिलिटी एंड टू एडजस्ट इट सेल्फ विद द चेंजिंग लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। मतलब कि हमारा जो बिज़नेस है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो अकॉर्डिंग टू चेंजेस, जिस तरीके से हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं उसी तरीके से हमारे पॉलिसीज़ को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारे जो है रूल्स रेगुलेशंस को और मोटिव को, ऑब्जेक्टिव को उसी तरीके से हमें सेट करना पड़ता है। ओके, तो ये सब हो गए बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कितने प्रकार का होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। बेसिकली अगर ब्रॉडली हम लोग इसको क्लासीफाई करें तो ये दो तरह का होता है, एक इंटरनल और वन इज़ एक्सटर्नल। इंटरनल में आ जाएंगे हमारे बिजनेस के अंदर जो भी हम लोग फंक्शनिंग वगैरह करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में होती हैं, जो हमारे हाथ में होती हैं, जिनको हम अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आती हैं हमारी वैल्यू सिस्टम। ये मिशन क्या है बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, फिजिकल रिसोर्सेज एंड कंपनी द इमेज एंड ब्रांड हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डीपली समझते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट वर्ड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारी दुनिया है वो इंटरनल इन्वायरमेंट में आएगी। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयर की परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कितना अच्छा है, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे बिजनेस के। नेक्स्ट वन, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, हमारी कंपनी की इमेज का कितनी अच्छी है, ब्रांड इक्विटी कितनी अच्छी है,
सबसे हमारे पास आता है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम का मतलब होता है कि बिज़नेस का जो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, एटीट्यूड है ऑफ द फाउंडर, जो हमारे बिज़नेस को चला रहा है। जैसे कि हम लोग चला रहे हैं, ऑनर है, तो हम लोग क्या सोच के अपने बिज़नेस को चलाते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है हमारे बिज़नेस के लिए। एंड दोज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैज़ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग सिस्टम, प्रैक्टिस एंड ओवरऑल इंटरनल इन्वायरमेंट। ओके, मतलब हमारे बिज़नेस की वैल्यूज़ और एटीट्यूड क्या हो सकता है हमारा। जैसे कि हम लोग सोचें कि हमें बिज़नेस की ग्रोथ करनी है, वेल्थ डेवलप करनी है हमारे और एम्प्लॉयज़ को सबसे अच्छी बेटर क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करनी है, या फिर हमें फोकस करना है प्रॉफिट अर्निंग की तरफ, ये सब होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारे बिज़नेस का मिशन क्या है, आप लोगों ने अगर बिज़नेस शुरू किया है तो क्या सोच कर किया था, क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं आपने। अब विज़न इज़ द डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशन। विज़न क्या होता है, जो भी आप लोगों ने सोचा कि फ्यूचर में हमें ये सब अचीव करना है। मिशन डिफ़ाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन का बिज़नेस क्या होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, एंड वो पाथ बताएगा कि हम लोग उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा पैटर्न आप लोग फॉलो कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स आप इंडिपेंडेंट रख रहे हो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट में कितने हैं, एंड शेयर होल्डर कितने हमारे पास, ये सारे मिला के ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आप लोगों ने जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो भी पर्सनस फिल किए हैं, अपॉइंट किए हैं, उनके अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए जो हमारे बिज़नेस के लिए अच्छी होगी। द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड कहाँ पे करती है, टू ग्रेट एक्सटेंड स्किल, कैपेबिलिटीज़, एटीट्यूड एंड कमिटमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। अगर आपका एम्प्लॉयज़ आपका साथ दे रहे हैं तो उसके साथ ही आपके बिज़नेस की सक्सेस होगी। द सपोर्ट फ्रॉम द डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ सपोर्ट द मैनेजमेंट इन डिफरेंट डिसीजंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशंस। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। आपके पास टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, फिजिकल रिसोर्सेज हैं या नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करती है एबिलिटी टू इनोवेट एंड कम्पीट द बिजनेस यूनिट्स विच आर यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी enjoys and competition edge over their competitors। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी बाकी यूनिट्स के मुकाबले में अच्छी है तभी हम लोग जो है उनको कंपटीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंपनी की इमेज कितनी अच्छी है। Good corporate image and brand equity is like a magnet which does not only attract customers but also catch the attention of the interested investors in the business। मतलब अगर हमारी बिज़नेस की जो है ब्रांड अच्छा है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, लोगों के आगे हमारी इमेज अच्छी है, तो वो एक चुंबक की तरह काम करेगी लोगों को आपकी बिज़नेस की तरफ खींचने में। इससे इन्वेस्टर्स की जो है पॉजिटिव है, इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव जो है एक्सपीरियंस होता है कि अगर आपका बिज़नेस की आउटपुट अच्छी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे पैसे। तो ये सारे हो गए हमारे जो थे इंटरनल इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सबसे पहले आता है हमारे पास इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिक जो है ग्रोथ कितनी है इकोनॉमी की। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल दोस इकोनॉमिक फोर्सेस दैट हैव इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक फोर्सेस लाइक बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब कि हमारे इकोनॉमी में जो है बहुत मंदी चल रही है या फिर बहुत तेज़ी आ रही है, मतलब कि कीमतें जो है आसमान छू रही हैं, बूम का पीरियड है या फिर रिसेशन का पीरियड है, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है या नहीं है। ब्रॉडली हम लोग ना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशन में सबसे पहले क्या आता है? इकोनॉमिक कंडीशन में आ जाएगा लाइक जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है इन कंट्री का, ओके, और
अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है कंट्री में, इन्फ्लेशन रेट कितना है, इन्फ्लेशन रेट समझते हैं, मतलब कि महंगाई कितनी दर से बढ़ रही है, 2% से 4% से, लेवल ऑफ करंट अकाउंट कितना है, बजट सरप्लस है, जो हमारा बजट है वो सरप्लस में है या फिर डेफिशिट में है, ये सारी आती हैं इकोनॉमिक कंडीशंस में। उसके बाद आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बनाती है, लाइक पॉलिसी रिबेट के लिए, ठीक है, टैक्स में रिबेट दे देना, टैक्स कंसेशन मिलना, टैक्स हॉलीडेज़ एक तरह का रिबेट ही होता है, सब्सिडी देना, ये सारी होती हैं ना, पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे हमारे बिजनेस में। उसके बाद नेगेटिव होती हैं जब ज़्यादा गवर्नमेंट हैवी टैक्स लगा देती है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देती है हमारे गुड्स के ऊपर, इसके बिना सरचार्जेस और सेस जो है बढ़ाया जाता है, उसके साथ हमारे बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है डिक्रीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक सिस्टम में क्या आएगा कि इकोनॉमी का सिस्टम कैसा है। ब्रॉडली हमारे पास 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होता है, लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे कम जो है इंटरफेयर करेगी गवर्नमेंट का जो रोल है वो बिल्कुल ही लिमिटेड होता है कि और बिज़नेस के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, लाइक यूएस से यूके में ऐसा ही जो चलता है। यहाँ पर सब लोग सारे बिजनेस जो है प्राइवेट ऑनर्स के लिए होते हैं, पब्लिक जो है बहुत कम होते हैं। उसके बाद आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये इसके अंदर ना पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा, ठीक है, मतलब पूरा तो नहीं होगा ये नहीं कह सकते, बट जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट की होगी और किसी भी प्राइवेट ओनर को जो है इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी कि वो अपना जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सके। ये सब पाया जाता है जैसे कि रशिया और चाइना में। और उसके बाद आता है मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि इंडिया में होती है, कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का, यहाँ पे मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। ओके, तो ये होगा हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो कुछ भी आता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या होगा, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए लॉज, रेगुलेटरी सिस्टम, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट सर्व एज अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू द बिजनेस। मतलब कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमें बताएगा कि हमारे बिजनेस को शुरू करने से लेकर उसको चलाने तक कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे और कौन कौन से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेंगी, कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये सारा जो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आता है। उसके बाद हमारे पास आएगा थर्ड इन्वायरमेंट विच इज़ सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि इसमें हम लोग जो है स्टडी करते हैं कल्चरल फैक्टर्स लाइक लोगों का बिहेवियर, इनोवेशन एंड कस्टमर सर्विसेज। यहाँ पे सोशियो कल्चर फैक्टर्स आ जाएंगे जैसे कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है कंट्री का, लिटरेसी रेट का, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसी तरीके से हम लोग जो हमारा बिजनेस चलाएंगे, कि कास्ट स्ट्रक्चर है, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है, बिग फैमिलीज़ हैं या फिर स्मॉल फैमिलीज़ हैं, कस्टम्स कौन सी फॉलो करते हैं, बिलीव्स, वैल्यू, लाइफस्टाइल, वैल्यू सिस्टम, बिजनेस एथिक्स, टेस्ट, प्रेफरेंस, बाइंग बिहेवियर ऑफ द पीपल, ये सारी चीज़ें जो हैं सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट में आएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इज़ रिलेटेड टू समथिंग लाइक एरिया वाइज होता है ना, जैसे कि हम लोग रूरल अर्बन एरिया में लगा लो या फिर हिल स्टेशन में अलग तरह का बिज़नेस चलेगा और प्लेन्स जो है वहाँ पे अलग तरह का बिज़नेस चलेगा। उसी तरीके से डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट स्टडी ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल लाइक सोशल ग्रुप्स हु मेक अप द सोसाइटी। मतलब ये वो सारे जो है पीपल्स आ जाएंगे जो हमारी सोसाइटी को बनाते हैं, जहाँ पे आएगा पॉपुलेशन साइज़ कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, एज, जेंडर, इनकम लेवल लोगों का कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल, अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब अर्बन में कितने लोग रहते हैं, रूरल कितने हैं, टेक्नोलॉजिकल स्किल कितनी है लोगों के पास, एजुकेशन लेवल ऑफ लेबर फोर्सेस, जो लेबर है वो पढ़ी लिखी है या फिर नहीं है, ये सारे आएंगे डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में। उसके बाद आता है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है।
क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है बिज़नेस के वर्किंग के ऊपर वो टेक्नोलॉजी का पड़ता है। जिस बिज़नेस के अंदर जो है अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो ज़्यादा ड्यूरेबल चलता है, ठीक है। उसके पास जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कमाने की उम्मीद होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या होता है, टेक्नोलॉजी के साथ हमारी कॉस्ट में कमी आती है। अगर कॉस्ट कम होगी तो उससे हमारे जो है गुड्स हैं वो सस्ती होंगी, नहीं, ठीक है, टिकाऊ होंगी और ड्यूरेबल भी होंगी। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी, कैसी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होगा सक्सेस ऑफ अ बिजनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट वन, सिक्स्थ फैक्टर जो है फिज़िकल और नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये हमारे नेचर के साथ, कुदरती संसाधनों के साथ रिलेटेड होगा। नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ अ सोर्स ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड बाय द बिजनेस। नेचुरल इन्वायरमेंट अफेक्ट द डिसीजंस रिलेटिंग टू कि हम लोगों ने जो प्लांट लगाना है, जो भी आप लोगों ने इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह लगानी है, उसकी लोकेशन इसमें आप चूज़ करें भी कौन सी लोकेशन आपने रखनी है जो हमारे बिज़नेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। प्रोडक्ट मिक्स चूज़ करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाना है। मार्केटिंग मिक्स, मेथड ऑफ मार्केटिंग यहाँ पे चूज़ करेंगे, एंड पैकिंग सिस्टम चूज़ करेंगे। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं हमारी कंट्री में, वेदर और क्लाइमेट कंडीशंस, लोकेशन हो गया, पोर्ट फैसिलिटीज़ कितनी हैं, एंड लेवल ऑफ पोल्यूशन, ये सारे आ जाएंगे नेचुरल इन्वायरमेंट में। उसके बाद हमारे पास होता है लास्ट इन्वायरमेंट इज़ ग्लोबल इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इज़ गोइंग थ्रू द हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट पहले नहीं होता था, ये जो है हमारे जो भी बिजनेस में और एक जो है वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं ना, उसके कारण ग्लोबल इन्वायरमेंट पैदा हुआ है। वी आर मूविंग अवे फ्रॉम वर्ल्ड इन विच नेशनल इकोनॉमीज़ वर रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर बाय डिफरेंट बैरियर्स। अब हम लोग उस सदी से निकल चुके हैं जब हमारी कंट्री का एक अलग वर्ड होता था, हम लोग सिर्फ अकेले जो है रहते थे और बिजनेस करते थे। एमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमीज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज प्रेजेंट चैलेंजेस एंड थ्रेट टू द बिजनेस। इसके बिना ना जो ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरे सारे देश जो हैं, अलग अलग देश मिलके कोई भी ट्रेड करते हैं, इसके साथ क्या होता है, बहुत सारे बेनिफिट भी होंगे हमारे पास, लेकिन बहुत सारे जो है चैलेंजेस और थ्रेट्स का भी सामना करना पड़ता है बिजनेस को। ग्लोबलाइजेशन ने जो है कंपटीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। ग्रोथ इन द इंटरनेशनल ट्रेड के कारण क्या हुआ है, कंपनीज़ को एक जो है मौका मिला है अपने आप को एक्सपैंड करने का और न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर करने का। इसके बिना ये ग्लोबलाइजेशन से डोमेस्टिक और फॉरेन कंट्रीज़ सब में जो है हर न्यू बिज़नेस को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट में कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक बिजनेस की वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, पूरी दुनिया में किस तरह से इकोनॉमी चल रही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, आप लोगों को कहाँ कहाँ से जो है फाइनेंस मिल सकता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं आप लोग, इंटरनेशनल ट्रेटीज़ कैसे होती हैं, दूसरे देशों के साथ संधि करते हैं हम लोग, इंटरनेशनल लॉज हमें फॉलो करने पड़ेंगे यहाँ पे, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एट इंटरनेशनल लेवल। इसके अलावा पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी होनी चाहिए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी अच्छी चल रही हैं, ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ कितनी ग्रो कर रही हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स आ जाएंगे ग्लोबलाइजेशन एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। तो हमारे पास टोटल हो गए 7 फैक्टर्स जो बिज़नेस इन्वायरमेंट में आते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो हमारे बिज़नेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, ठीक है। इन जो फैक्टर्स को हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते, और इन फैक्टर्स का हमारे बिज़नेस में दोनों तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे सेकंड चैप्टर। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।